हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। इस वीडियो के अंतर्गत हम देखना चाह रहे हैं जो पर्यावरण अध्ययन से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे, जो आपकी एनसीईआरटी की जो बुकें होती हैं 6 to 12 में जो टॉपिक दे रखे हैं उन्हीं से संबंधित क्वेश्चन है। और मोस्टली टॉपिक ज़्यादातर पूछे जाते हैं वो 11-12 से ही पूछे जाते हैं, ठीक है। और ईवीएस के अंतर्गत सभी टॉपिक इंक्लूड हो जाते हैं, चाहे आप पे ईवीएस पे कुछ भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के अंतर्गत आपको हर एक टॉपिक से क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आप पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप कनेक्ट भी कर पाएंगे, आप खुद से भी सॉल्व करें। कितने क्वेश्चन आप डायरेक्टली कर पा रहे हैं, बाकी बात मैं आंसर तो बताते ही जाऊंगा। तो इस वीडियो में देख लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का जैव विविधता अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष में पारित किया गया था। तो ये आपका सन 2002 में पारित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो जैव विश्व विविधता दिवस है, ये मनाया जाता है आपका ये मनाया जाएगा 22 मई को। कब है? 22 मई। अब ये ध्यान रखना, जो जैव बायोडाइवर्सिटी शब्द किसने दिया है ये भी साथ ही साथ याद रखना है। हॉट स्पॉट शब्द किसने दिया है ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। यानी जो आपका इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, कब लागू किया गया था? वो 1972 में किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। और क्वेश्चन ये भी आता है, इसे लागू कब किया गया था। तो ये ध्यान रखना, लागू किया गया था वो 1973 में, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, ये कह रहा है परस्थानीय संरक्षण या संरक्षण हेतु प्रयुक्त किया जाता है, इसमें से शब्द बताना है आपको। केवल ये शब्द पकड़ना है, एक्सीटू। इसके अगर हिंदी अर्थ देखेंगे तो विभिन्न नाम हो सकते हैं, लेकिन आप एक्सीटू और इंसीटू ये ध्यान रखिए। तो ये कह रहा है परिसंरक्षण का मतलब यहाँ पे यही है कि एक्सीटू संरक्षण हेतु प्रयुक्त किया जाता है। तो किसके लिए? वैसे मोस्टली मैं आपको जानकारी के लिए बता भी दूँ, आपको अगर ध्यान रख पाओ तो मैं आपसे ये कहता हूँ, एक्स-ई2 के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं वो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, जिससे आपके समझ में आ जाए कि यही चीज़ संबंधित होती हैं। एक तो जीन बैंक नाम आ जाए, या आपकी जीन बैंक हो गई, और एक जीन लाइब्रेरी नाम आ जाए, जीन लाइब्रेरी। इनके अलावा चाहे बॉटनिकल पार्क आ जाए, या फिर जूलॉजिकल पार्क आ जाए, ये नाम होते ना वो हमेशा ही एक्स-ई2 से ही संबंधित होते हैं। तो अब हमें यही बताना है कि इसके संरक्षण के लिए आप क्या प्रयुक्त करेंगे इनमें से। तो हम प्रयुक्त करेंगे सभी संकटग्रस्त, जो चाहे पादप हों या जंतु हों। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पर ये ध्यान रखना है, इसके अंतर्गत जीन बैंक आती है, जीन लाइब्रेरी आती है, बॉटनिकल पार्क आते हैं और जूलॉजिकल पार्क आएंगे। तो ये विशेष का ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया। अभी हमने एक्स-ई2 की बात की थी, अब आ गया इन-सीटू, यानी जिसे हम बोलते हैं स्वस्थानीय संरक्षण में शामिल कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। अब इसके अंतर्गत आप याद रख सकते हो, देखो नेशनल पार्क निश्चित तौर से होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी होती हैं, और आपके बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं जिन्हें हम जैव मंडल बोल सकते हैं। तो ये भी इसकी के अंडर में आते हैं। बायोस्फीयर यानी जीव मंडल आर्द्र क्षेत्र बोल सकते हैं। तो इसके साथ एक चीज़ और आती है, वो आती है, अगर इसमें है नहीं, नेचुरल कह सकते हैं कंजर्वेशन। ये भी ध्यान रखना है, नेचुरल कंजर्वेशन। तो ये भी इसी के अंडर में आते हैं। तो बायोस्फीयर हो गए, नेशनल पार्क हो गए, वाइल्ड सेंचुरी है गई, और नेशनल कंजर्वेशन हो गया। और इनके अलावा कोई और हो सकता है क्या? वह यही होते हैं। तो ये आपके आते हैं स्वस्थानीय, यानी स्वस्थानीय मीन्स इन-सीटू के अंतर्गत। तो इसमें से हम राइट आंसर बताएंगे तो क्या बताएंगे फिर? हम ये कहेंगे कि इसमें आपके जैव मंडल रिजर्व हो गए, राष्ट्रीय उद्यान हो गया, वन्य जीव संरक्षण हो गया, पवित्र जंगल मीन्स ये क्या कह रहा है? सेक्रेड फॉरेस्ट। तो ये भी इसी के अंडर में आ जाएंगे।
तो ये चारों चीज़ें हो जाएंगी, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें पूछा है भारत में कितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो भारत को हम ये कहेंगे इसे 10 कह सकते हैं भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है, जैव भौगोलिक क्षेत्रों में बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। इसमें पूछा गया है कि साइट्स क्या है, यानी ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है और इसमें बताना है ये क्या चीज़ है। तो हम कहेंगे ये आपकी जो भी संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए सम्मेलन, आप ऐसे ही कह सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडर्ज स्पीस। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। जो भी संकट प्रजाति होती है उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए सम्मेलन करते हैं। तो निश्चित तौर से इसका यही सेंस निकल के आता है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है। ये कह रहा है भारत सरकार द्वारा बाघ परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। तो वो आपकी 1973 में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इससे पहले इसे ये भी पूछा गया था जो कि शायद एक सेकंड, हाँ ये है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, वो 1972 में आया था। ठीक है, ये है आपकी टाइगर प्रोजेक्ट है। तो टाइगर प्रोजेक्ट लागू किया गया था वो 1973, ऐसे बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य में गिर राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये आपको मालूम होगा गुजरात में है। ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता। क्वेश्चन नंबर 10 है कि बीज बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया गया है। बीज बचाओ, तो ये जो आपका आंदोलन है ये स्टार्ट किया गया था, बीज बचाओ आंदोलन है ये स्टार्ट हुआ था आपके हिमालयी तलहटी से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म बेमेल है, यानी सही मेल नहीं है। जैसे कि गिर राष्ट्रीय उद्यान है वो एशियाई शेर के लिए फेमस है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है वो लॉक गिब्बन के लिए फेमस है। या पश्चिमी घाट है वो लॉयन टेल्ड मकाका के लिए या मकाक के लिए फेमस है। तो हम कहेंगे इसमें से जो गलत है वो चूज करना है। तो हम कहेंगे जो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है वो होलॉक गिब्बन के लिए फेमस नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, बाकी सभी सही थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। भारत में वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। तो हम कहेंगे ये जो सप्ताह मनाया जाता है वो आपका 1 अक्टूबर यानी सॉरी अक्टूबर के पहले सप्ताह कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। सूर्य से सौर ऊर्जा किस रूप में निकलती है। जैसे कि इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, हमें उसी आधार पर आंसर देना है। तो हम कहेंगे ये विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में निकलती है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि रामसर सम्मेलन जाना जाता है किसके लिए। तो हम कहेंगे ये वेटलैंड भूमि के लिए जाना जाता है, वेटलैंड कंजर्वेशन, यानी आप कह सकते हैं नम भूमि संरक्षण के लिए। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। निम्न में से कौन से कोयले में अधिकतम कार्बन और कैलोरी मान होता है। जैसे कि इसमें कोयलों के जो 4 मुख्य प्रकार हैं, जैसे कि एंथ्रासाइट, ठीक है, लिग्नाइट और बिटुमिनस और एक लकड़ी का कोयला। तो ठीक है, इनमें से हमें बताना है किसकी अधिकतम कार्बन और कैलोरी मान होगा। इसमें से देखा जाए तो वो आपका एंथ्रेक्स है ना, इसमें सर्वाधिक मात्रा होगी क्योंकि इसे सख्त कोयला बोलते हैं। और ये एंथ्रासाइट में 98% तक आपको कोयला मिल जाता है शुद्ध रूप में, यानी अधिकतम कार्बन मिल जाता है ये कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है। ये कह रहा है कि नाइट्रोजन उर्वरक की अधिकता से क्या होगा। हम ये कहेंगे वृद्धि की समस्या होगी, फल पर लगने की समस्या होगी, कीट की समस्या होगी, ये सभी होंगे। हम ये कहेंगे ये सभी चीज़ें हो जाएंगी, यानी यानी नाइट्रोजन उर्वरक की अधिकता से वृद्धि की समस्या हो गई, फल लगने की समस्या भी हो सकती है, कीट की समस्या। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। सिंचाई जल में लवणीयता जो नापी जाती है वो किसके द्वारा।
तो हम कहेंगे हम सार मान के अनुसार निकाल सकते हैं और पीएच के द्वारा। तो ये दोनों ही राइट आंसर हो सकते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि हिमालय क्षेत्र में भूस्खलन खतरा किसके परिणाम स्वरूप है, यानी जो भूस्खलन होता है हिमालय में वो किस, इसका रीजन दीजिए क्या हो सकता है। तो इसमें से सही उत्तर का चयन कीजिएगा। तो हम कहेंगे इसमें से चाहे तो वो सड़कों में कटाव हो या भूकंपीय गतिविधियाँ हों या वनों की कटाई हो या शहरीकरण, ये सभी कारण हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है खनन के पश्चात उस भूमि के मूल अवस्था अथवा उससे भी बेहतर अवस्था की ओर लौट जाने की प्रक्रिया कहलाती है। तो हम इसे कहेंगे, अगर देखा जाए तो हम इसे कहेंगे भूमि उद्धार, जैसे हम रिक्लेमिनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कीटनाशक नहीं है, यानी जो कीटों को मारने वाला नहीं है, इनमें से वो चूज करना है। अगर आप सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो हम ऑप्शन नंबर 4 पर जाएंगे। जो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक अम्ल है ये आपका कीटनाशक दवा नहीं है। बाकी मेटल्डिहाइड कीटनाशक, डीडीटी कीटनाशक, मेलाथाइयोल ये भी कीटनाशक। तो ये तो तीनों कीटनाशक हैं, जो नहीं है वो हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सौर ऊर्जा, जल विद्युत शक्ति, वायु एवं भूतापीय ऊर्जा किसके उदाहरण है ये। चाहे तो सौर ऊर्जा की, जल ऊर्जा, शक्ति, वायु, ये सभी चीज़ें हैं, ये आपकी कहीं ना कहीं नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है, यानी रिन्यूएबल एनर्जी है। ठीक है, बाकी जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में तो आपको मालूम होगा, इसमें आपकी जैसे कोयला हो गई, पेट्रोल हो गई, कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये सभी चीज़ें आ जाएंगी जो जिनको समाप्त किया जा सकता है कुछ समय बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है निम्न फसलों पर विचार कीजिएगा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए जैव ईंधन फसल का चयन कीजिए। तो एक तो जेट्रोपा हो जाएगी, यानी जो जैव ईंधन फसल बोल सकते हैं। और इसके अलावा कौन सी हो सकती है, इसके अलावा आपकी ये चुकंदर भी हो सकती है, केसावा भी हो सकती है। चुकंदर को शुगर बीट बोलते हैं, इसको सेम नाम है केसावा। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ये कह रहा है कि राजस्थान के नगर पालिका क्षेत्र में न्यूनतम क्षेत्रफल के भूखंड के निर्माण छत पर वर्षा जल संचय प्रणाली लगवाना अनिवार्य है। कितना लगवाना अनिवार्य है, तो ये हो जाएगा आपका, अगर इन ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो 300 मीटर वर्ग, यानी आप ऐसे कह सकते हैं 300 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका तो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है भारत में किस प्रकार के वन अधिकतम प्रतिशत में पाए जाते हैं। तो अगर आप ऑप्शनों के आधार पर जाएंगे तो हम कहेंगे उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन अधिकतम प्रतिशत में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है निम्न में से किसकी खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक होती है, यानी खाद्य श्रृंखला है वो सर्वाधिक होगी। किसकी संख्या है वो खाद्य श्रृंखला सर्वाधिक होगी। तो हम कहेंगे जो प्राथमिक उत्पादक होंगे ना, यानी प्राथमिक तो नहीं बोलेंगे, प्राइमरी जो कंज्यूमर होंगे या प्रोड्यूसर बोलेंगे, कंज्यूमर तो उपभोक्ता ही हो जाएगा, प्रोड्यूसर हाँ सही है। जो प्रोड्यूसर होते हैं जो प्लांट्स वगैरह होंगे तो उनकी संख्या ज़्यादा होगी। ठीक है, उनकी संख्या ज़्यादा होगी। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बाकी ये एक झील में द्वितीयक पोषक स्तर है, इनमें से चूज करना है, किसमें, झील में। तो द्वितीयक पोषक स्तर इसमें से अगर देखा जाए तो वो हो जाएगा आपका जंतु प्लवक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ये कह रहा है एक समुदाय जो स्थिर एवं जलवायु के साथ संतुलित स्थापित कर ले जाना जाता है, तो इसे हम क्लाइमैक्स समुदाय बोलेंगे। क्या बोलेंगे, चरमोत्कर्ष समुदाय, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं क्लाइमैक्स कम्युनिटी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका जो है 28 नंबर के ये कह रहा है लोट का वाल्टेरा मॉडल पारिस्थितिकी तंत्र के किस अध्ययन हेतु प्रयोग में लिया गया था। यानी ये लोट का वाल्टेरा मॉडल है जो पारिस्थितिकी तंत्र में उपयोग है, तो ये किसके प्रयोग के लिए किया गया था।
अगर आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो इसका उपयोग किया गया था वो आप एक तो शिकारी में शिकारी की जनसंख्या के दोलन के लिए, दूसरा शिकारी का शिकार की जनसंख्या पर प्रभाव के लिए, और साथ ही साथ शिकार का शिकारी की जनसंख्या पर प्रभाव, यानी ये सभी चीज़ें इंक्लूड की गई। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 29 है। ये कह रहा उच्चतम स्थैतिक ऊर्जा पाई जाती है, तो किस में पाई जाएगी? उच्चतम स्थैतिक ऊर्जा यानी जो आपकी हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी किस में पाई जाती है? तो ये पाई जाएगी आपके उत्पादक में। ठीक है। और वैसे देखा जाए सूर्य की एनर्जी की बात करें तो ये केवल 1% ही आपकी एनर्जी एब्जॉर्ब कर पाती है, लगभग 1% जो प्रोड्यूसर यानी प्लांट्स वगैरह होते हैं। लेकिन फिर भी स्थैतिक ऊर्जा सर्वाधिक उत्पादक की मानी जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है प्रक्रिया जिसमें पारिस्थितिक तंत्र एक समय अवधि के पश्चात परिवर्तित होते हैं और यह प्रक्रिया कहलाती है। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं पारिस्थितिकी अनुक्रमण, जिसे इकोलॉजिकल सक्सेशन बोल सकते हैं। यानी ये ध्यान रखना ये फिक्स अवधि के, यानी ये यही तो कह रहा था एक समय अवधि के पश्चात, तो वो होगा आपकी पारिस्थितिकी अनुक्रमण। ये कह रहा है भारत में शंकुधारी वन कहाँ पर देखे जाते हैं? तो अगर शंकुधारी वनों की बात की जाए तो ये आपके जो पूर्वी हिमालय है, आप ऐसे कह सकते हैं, उसमें देखे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 32 नंबर कि ये कह रहा है बेर, बबूल एवं नीम जैसे वनस्पति उदाहरण है जो निम्नलिखित में किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? जैसे बेर, बबूल, नीम, ये किस प्रकार की कह सकते हैं वनस्पति के उदाहरण है ये? तो हम कहेंगे ये आपके हो जाएंगे अर्ध शुष्क वन के हो जाएंगे। ठीक है ना। ये अर्ध शुष्क वन यानी सेमी एरिड क्षेत्र से संबंधित हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 33 है। एक आंशिक रूप से परिबद्ध तटीय क्षेत्र जिसमें एक से अधिक नदी बहती हो और एवं जिसका समुद्र से भी संपर्क हो, वो उसे क्या कहेंगे? हम उसे कहते हैं ज्वार नदमुख, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एस्चुरी। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 34 है। वो इस प्रकार पूछा है कि इसमें से गलत कथनों की पहचान कीजिएगा। ठीक है। तो हम देखते हैं इसमें से, जैसे इकोटोन दो पारिस्थितिकी तंत्र के बीच का एक संक्रमणकाली क्षेत्र होता है, ये बात तो सही है। इकोटोन में प्रजातियों की संख्या कम होती है, जबकि ये गलत है, इकोटोन में तो जातियों की संख्या अधिक होगी। कोर प्रभाव इकोटोन में पाया जाता है, ये भी बात सही है। और बाकी जो इकोटोन में एक प्रजाति की संख्या अधिक हो सकती है, ये भी बात सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 गलत था और यही गलत बताना था हमें। तो इसका ऑप्शन नंबर है 2 सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 35 है। ये कह रहा है शाकवर्ती खाद्य श्रृंखला में प्रथम पोषक स्तर में जीव होते हैं। ये कह रहा है ग्रेजिंग फूड की बात कर रहा है, यानी जो घास वगैरह होती है उनमें फूड चेन द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल ऑर्गेनिज्म, यानी उस जीव का नाम बताइएगा जो प्राथमिक पोषक स्तर में होते हैं। तो हम उन्हें मानते हैं, किन्हें मानते हैं? जो मोस्टली कह सकते हैं प्लांट्स होते हैं, और प्लांट्स को ही हम प्रोड्यूसर बोलते हैं। ठीक है। यानी उत्पादक। तो ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। केवल ये ध्यान रखना है, हमें ग्रेजिंग फूड के अकॉर्डिंग पूछी थी चेन, तो उस आधार पर इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन से जीव अपघटक होते हैं, यानी डिकम्पोजर कहलाते हैं, यानी जो अपघटक का काम करते हैं और अपघटक ही कहलाते हैं, क्योंकि हर चीज़ का अपघटक कर देंगे। तो इसमें एक तो जीवाणु आते हैं और एक आपका कवक भी आता है। तो ऑप्शन नंबर पर इसका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि स्टॉक होल्डर प्रबंधन एवं कर्मचारियों के लिए उच्च स्तर के मुनाफे के साथ है कॉर्पोरेट नागरिकता को संतुलित करने के लिए कौन सी गतिविधि होगी इसमें से? तो हम कहेंगे सामाजिक उत्तरदायित्व। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
और 30 नंबर क्वेश्चन है, सुरक्षा का अधिकार, सूचित करने का अधिकार, चुनने का अधिकार और सुनने का अधिकार, ये सभी भाग किससे संबंधित हैं? तो ये हम कहेंगे ये आपकी एक है उपभोक्तावाद है, यानी जैसे हम कंज्यूमेरिज्म बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक भूमि की एकल इकाई का अपवहन क्षेत्र अपवहन तंत्र के साथ है प्रबंधन, जिसमें मृदा एवं जल प्रबंधन भी सम्मिलित होती है और एवं वनस्पति क्षेत्र का विकास कहलाता है। ये किससे संबंधित है? तो ये आपकी संबंधित हो जाएगी वाटर शेड प्रबंधन से। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर कुछ आसान से आ जाएंगे। अब तक है वो लैंग्वेज थी वो आपके 11वीं 12वीं जो ईवीएस के टॉपिक लगते हैं वहाँ से थी वो, तो थोड़ी भाषा क्लिष्ट थी और पूछने का तरीका अलग था। अब जो यहाँ से आएंगे वो जनरल साइंस जैसे ही क्वेश्चन आएंगे, तो देख लेते हैं। इसमें से बताना है आपको हरित गैस कौन सी है। CO नहीं होगी, CO2 हो सकती है, NO2 नहीं होती है, N2O होती है ग्रीन हाउस गैस। तो ठीक है, तो ये भी नहीं होगी, SO2 होती नहीं, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी। अम्लीय वर्षा में क्या होता है? तो हम कहेंगे अम्लीय वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। वैसे देखा जाए SO2 होता है सल्फर, ये जब बरसात के जल से मिलता है यानी H2O से, तो ये फिर दोनों मिलकर H2SO4 बनाते हैं, जो जिसे बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। ओजोन परत विद्यमान है वो पृथ्वी से कितनी किलोमीटर की दूरी पर विद्यमान है? अगर आप पढ़ी होगी तो निश्चित तौर से आप बता देंगे। तो हम कहेंगे ये पृथ्वी की सतह से 15 से 35 किलोमीटर के ऊपर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो हम जानते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है वो आपका 1986 में लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 44 नंबर। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य एवं उनकी अधिसूचना की घोषणा से संबंधित है? तो ये सभी में देखें तो हम कहेंगे आपका 4 नंबर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जिसे वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट बोलते हैं, प्रोटेक्शन एक्ट। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45वां है और ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन है वो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम के बारे में गलत है? अगर आप सभी ऑप्शनों को पढ़ते थे देखते हैं, यह गणतंत्र दिवस के 61वें वर्ष में संसद में अधिनियम पारित किया गया था, ये बात सही है। इसमें कुल 5 अध्याय है, ये भी बात सही है। यह स्टॉक ऑफ प्रति सम्मेलन से का परिणाम है, ये भी बात सही है। यह संविधान के 24वें अनुच्छेद में ये गलत है, बाकी सभी सही थे। ठीक है, 1 2 3 ये सही थे, और जो गलत है वो 4 नंबर हो जाएगा, हमें गलत ही पूछा था। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम, जिसे हम NGTA बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ये नेशनल ग्रीन ट्राइबल एक्ट NGTA, तो ये आपका संबंधित है वो आपका जो अनुच्छेद नंबर 24 है उससे संबंधित नहीं होगा। इसमें से जो सही था हमें वही चूज करना था, यानी स्टॉकहोम सम्मेलन के बारे में। तो पहला ऑप्शन है, यह स्वीडन में 8 से लेकर 16 जून 1972 को हुआ था। या दूसरा ऑप्शन ये है कि यह पर्यावरण मुद्दों को उजागर करने वाला पहला प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। तीसरा यह रियो सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। और चौथा ऑप्शन है, इस सम्मेलन को 26 सिद्धांतों के सुझाव दिए गए थे। अगर सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो इसका एक तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, क्योंकि ये पर्यावरणीय मुद्दों को उजागर करने वाला पहला एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, ये बात सही है। और इसमें जो 26 सिद्धांतों का सुझाव दिया गया था, तो ये 2 ही कथन सही है। आप कह सकते हैं कि 2 और 4 सही है, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पर्यावरण के संदर्भ में गंदा दर्जन, यानी इसे हम बोलते हैं डर्टी डजन, शब्द का अर्थ क्या होता है? तो हम कहेंगे इसका जो अर्थ होता है
वो होगा 12 चिरस्थायी कार्बन पदार्थ, यानी ऐसे बोल सकते हैं 12 परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा, यानी 12 चिरस्थायी कार्बनिक पदार्थ। तो ऑप्शन नंबर इसका केवल 2 ही सही हो जाएगा। ठीक है, गंदा दर्जन मीन्स यही होगा कि आपके 12 चिरस्थायी कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा EIA प्रक्रिया के स्क्रीनिंग का भाग नहीं है। आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा, वो नहीं होगा। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर अध्ययन कर निर्धारण करना, ये नहीं होता है, बाकी सभी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 49 है, ये कह रहा है प्रथम प्रकाश की रासायनिक धुंध पहचानी गई थी, ये कहाँ पर पहचानी गई थी। ये क्वेश्चन और भी एग्जाम में पूछा हुआ है। तो ये लॉस एंजिल्स, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है, जो पर्यावरण अध्ययन से संबंधित जो पूछा गया है क्वेश्चन, हम उन्हें डिस्कस कर रहे हैं। जिसमें से आपका 49 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार पूछा है, ये कह रहा है कि प्रथम प्रकाशिक रासायनिक धुंध, जिसे फोटोकेमिकल स्मोक बोलते हैं, ये कहाँ पर पहचानी गई थी। तो आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो वो लॉस एंजल्स यानी 1943 में पहचानी गई थी। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 50 नंबर। इसमें पूछा है कि खतरनाक अपशिष्ट जिसे प्रबंधन एवं हैंडलिंग नियम है भारत में कब प्रभावी हुआ था। तो ये आपका जो ये मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग है, रूल्स है, प्रभावी भारत में हुआ था। ये हुआ था, अगर ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो ये 1989 में, यानी ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्था कहाँ पर स्थित है, यानी जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट कहाँ पर स्थित है ये। तो ये स्थित है आपकी नई दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 52 नंबर है, ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भूकंप तरंगें सबसे पहले सिस्मोग्राफ पर दर्ज की जाती हैं। तो ये प्रकार होते हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा। जैसे इसमें एस वेव है, ठीक है, इसमें पी वेव है, ठीक है, एक है जिसे इंग्लिश में देखिए इसे बोलते हैं रिलेग तरंगे, ठीक है, या रिलेइंग वेव्स। तो ये पी तरंगे होती हैं जो सिस्मोग्राफ पर पहले दर्ज होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि जो अम्ल वर्षा में पाए जाने वाले 2 मुख्य अम्ल कौन से होते हैं। तो हम जानते हैं एक तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है जिसे H2SO4 बोलते हैं, दूसरा होता है नाइट्रिक अम्ल जिसे HNO3 बोलते हैं। तो यही होते हैं। वैसे देखा जाए तो SO2 गैस होती है, साथ में आपकी NO2 गैस होती है। जब ये जल से मिलते हैं तब ये बनाते हैं और H2SO4। जब सल्फर डाइऑक्साइड से जल मिलेगा बरसात का, जब NO2 से जब जल मिलेगा तब HNO3 बनाते हैं। तो इस प्रकार ये इसका राइट आंसर ऑप्शन ओ नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 54 है कि भोपाल गैस त्रासदी में किस जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो हम कहेंगे मिथाइल आइसोसाइनेट, MIC बोलते हैं इसे। तो मिथाइल आइसोसाइनेट, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो 55 नंबर है कि ध्वनि को मापने वाली क्या इकाई होगी इसमें से। तो आप भी जानते हो उसे डेसिबल में मापते हैं। तो ऑप्शन नंबर कह सकते हैं 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि एक समुद्र के नीचे भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट या समुद्र के नीचे भूस्खलन का कारण बन सकता है। यानी आप बताइए भूकंप और जो भूस्खलन इसके कारण क्या होते हैं आने के, यानी विस्फोट होने के, या ऐसे बोल सकते हैं। तो हम कहेंगे ये सुनामी की वजह से होता है ऐसा। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है कि निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल या सम्मेलन ओजोन परत के क्षरणकारी पदार्थों को बचाव से संबंधित है। आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो वो हो जाएगा आपका वियना सम्मेलन है। जो आपका वियना सम्मेलन है वो आपकी जो ओजोन परत है
उसके क्षरण को रोकने के लिए ये सम्मेलन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, भारत में किस वर्ष केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिसे हम CPCB यानी या CPCB ये स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1974। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये कह रहा है किगाली संशोधन संबंधित है, किससे संबंधित है? हम कहेंगे किगाली आपका जो संशोधन हुआ था तो ये संबंधित हो जाएगा आपके जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जिसे SCF बोलते हैं, ठीक है, कि उपयोग को कम करने से संबंधित है। ये हमेशा देखा जाए तो जितने भी रेफ्रिजरेटर होते हैं ये उनमें या जो हम फ्रिज यूज करते हैं उनसे निकलती है ये गैसें। तो ये संबंधित कम करने से संबंधित है किगाली संबोधन। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, इस प्रकार पूछा है कि निम्न में से कौन सा कथन है जो ओजोन के बारे में सही है? यानी जो सही है बिल्कुल वो चूज करना है। पहला ऑप्शन है कि ये 3 ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बना होता है, जब भी हम इसे O3 कहते हैं, सही बात है। इसका रंग हल्का नीला होता है, ये भी बात सही है। इसकी मोटाई है रैम में मापी जाती है। रैम में तो कंप्यूटर की 2 प्रकार की जो मेमोरी होती है उनमें आता है, लेकिन हम ये जानते हैं कि डॉप्सन इकाई में मापते हैं हम। जब डॉप्सन इकाई में मापते हैं हम ओजोन परत की मोटाई या परत की मोटाई, ठीक है। तो ये तो गलत है। बाकी ये क्षौमंडल और समता मंडल दोनों मंडलों में पाई जाती है, तो बिल्कुल सही है ये भी बात। तो हम कहेंगे इसमें 1 2 4, 1 2 4, ये ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। 1 2 4 सही है, यही हो जाएगा। बाकी जो 3 नंबर ऑप्शन था वो गलत था। क्वेश्चन नंबर आपका 61 नंबर है कि भारतीय मगरमच्छ संरक्षण परियोजना कब प्रारंभ की गई या शुरुआत की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी वो कह सकते हैं 1975 में, यानी 1975 में। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का क्षेत्रीय कार्यक्रम स्थित है, ये कहाँ पर है? तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का क्षेत्रीय कार्यक्रम स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका जोधपुर में। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके गुजरात में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 64वां कि राजस्थान में कौन सा समुदाय है जो वन्य जीव संरक्षण एवं सुरक्षा के लिए प्रसिद्ध है? तो वो आपका बिश्नोई समाज है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत द्वारा हाथी परियोजना किस वर्ष लॉन्च की गई थी? ठीक है, तो ये एलिफेंट प्रोजेक्ट है वो किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1992 में। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जैसा देख पा रहे होंगे इसमें 66 नंबर क्वेश्चन ये पूछा है कि जो नंदा देवी बायोस्फीयर है वो कहाँ पर स्थित है? तो नंदा देवी बायोस्फीयर है ये आपके उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। ये कह रहा है IUCN का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रकार का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, कौन सा अभ्यारण्य अथवा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में नहीं है? जैसे सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान ये आपके अलवर डिस्ट्रिक्ट में है। बाकी ताल छापर है अभ्यारण्य है ये आपके चूरू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। बाकी मोलेम राष्ट्रीय उद्यान ये राजस्थान में नहीं है। बाकी सीता माता अभ्यारण्य है, यहाँ पर उड़न गैलरी फेमस है। तो आपका एक सीता प्रतापगढ़ है कि सीता माता अभ्यारण्य ये सही है। ये आपके प्रतापगढ़ में स्थित है, ठीक है। राजस्थान का 33वां जिला बना था, तो ये आपके प्रतापगढ़ में स्थित है। ये तालचा पर चूरू में और सरिस्का अलवर में। तो मोलेल है ये राजस्थान से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन सा राजस्थान का रामसर स्थल है, यानी रामसर साइड में स्थित है? वो राजस्थान की कौन से इसमें से झील है? फायसागर झील है ये आपकी अजमेर में स्थित है। बाकी फतेह सागर झील है
ये आपके उदयपुर में स्थित है। बाकी सावर साल्ट झील है, ये आपके कह सकते हैं रामसर साइट यानी वेटलैंड भूमि में ये सम्मिलित की गई है। साथ ही साथ एक और की गई है, वो है केवलाव देव। केवलाव देव गलत लिख दिया है, केवला देव बोलते हैं, केवला देव घनापच्ची विहार बोलते हैं। ये आपके भरतपुर में, ठीक है। तो आप ऐसे कह सकते हैं सावर झील और आपकी केवलादेव घनापच्ची विहार, ये दोनों वेटलैंड में आते हैं। बाकी आना सागर झील है, ये आपकी है अजमेर में। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 70 है। इसमें पूछा है कि पौधे की एक प्रजाति ए है जो एक बड़ी संख्या में उगती है, लेकिन पूरी दुनिया में भारत के केवल बी भाग पर पाई जाती है। तो यह प्रकार की प्रजाति होगी, तो इसे एंडेमिक कहेंगे, यानी स्थानिक, यानी कोई स्थान विशेष पर पाई जाती है, उसे ही एंडेमिक प्रजाति बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 71 नंबर। ये कह रहा है कि इसमें से असुमेलित युगों को पहचानिए। जैसे बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है, ये कर्नाटक में स्थित है, तो ये बात तो सही है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है, ये केरल में स्थित है, ये भी बात सही है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये एमपी में स्थित है। बाकी सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है, ये उड़ीसा में, तो ये भी बात सही है। इसमें से गलत है वो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका एमपी में स्थित है, ना कि उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 72 नंबर। क्वेश्चन इस प्रकार है कि ये कह रहा है असुमेलित युग्मों की पहचान कीजिए। जैसे फेसिंग कैट है, ये घनापच्ची विहार और यानी घाना राष्ट्रीय उद्यान बोल सकते हैं, या घनापच्ची विहार है, ये आपके भरतपुर में स्थित है, राजस्थान में। बाकी चौसिंगा है, ये कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य है, जो आपके राजसमंद में स्थित है, ये भी एक डिस्ट्रिक्ट लगती है राजस्थान में, राजसमंद। बाकी माउस डियर है, ये फुलवारी की नाल वन्यजीव अभ्यारण्य है, तो ये आपका हो जाएगा उदयपुर में, ये भी एक राजस्थान की डिस्ट्रिक्ट है। बाकी उड़न गिलहरी है, ये सीता माता राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान तो नहीं है, सीता माता अभ्यारण्य है, तो ये अभ्यारण्य है। ये है आपके प्रतापगढ़ में डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन ये माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित नहीं है, तो ये सीता माता अभ्यारण्य में स्थित है, जो प्रतापगढ़ में। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, क्योंकि उड़न गिलहरी सीता माता अभ्यारण्य में ही पाई जाती है। बाकी 73 नंबर क्वेश्चन है, ये कह रहा है सतत विकास की अवधारणा दी गई थी, तो हम कहेंगे जैसे पर्यावरण एवं विकास संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में, या मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में, या जलवायु परिवर्तन पर एक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, इनमें से कोई नहीं है। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो ये 1952 में किया गया था, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ये कह रहा है संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? यानी आप कह सकते हैं यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाते हैं? तो इसे 11 जुलाई को मनाते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, ये पूछ रहा है कि अत्यधिक जनसंख्या का निम्न में से कौन सा एक परिणाम होगा? अगर आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो हम कहेंगे भूमि और नवीकरणीय संसाधनों पर दबाव बनेगा, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है जो 77 नंबर। ये कह रहा है भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने वाले वैज्ञानिक कौन से हैं? तो वो MS स्वामीनाथन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, वो इस प्रकार पूछा है कि ये कह रहा है कि कौन सी जल से उत्पन्न होने वाली बीमारी नहीं है? तो देखो जैसे दस्त है, तो दस्त तो आप ऐसे कह सकते हैं ये जल से उत्पन्न होने वाली बीमारी हो सकती है, क्योंकि प्रदूषित जल पीने से हो सकता है। बाकी हैजा की बात करें तो ये जीवाणु जनित होता है, तो दूषित जल भोजन से ही होता है, और इसका जीवाणु कारक होता है वो विब्रियो कोलेरी होता है। बाकी पेचिस की बात करें तो ये भी एक दस्त जैसे ही होते हैं, ठीक है, तो ये भी आपकी कह सकते हैं प्रदूषित जल और भोजन से होगा। बाकी मलेरिया है, ये आपके मच्छर से फैलता है, ना कि ये दूषित जल और भोजन से।
तो हम ये कहेंगे, और ये आपका मलेरिया है, ये आपकी प्रोटोजोआ जनित रोग होता है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे ये जो बीमारी है वो आपके जल से उत्पन्न नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर आपका 79 है, इसमें से कौन सा कैंसर से होता है, यानी आपको निम्नलिखित में से बताना है कौन सा कैंसर होता है। तो हम कहेंगे कैंसर जन्य होगा वो कैंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 80वां है, ये कह रहा है कि निम्न बीमारियों पर विचार कीजिएगा और नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हो जल जनित बीमारियों की पहचान कीजिए, यानी जो जल से फैलती हैं उन बीमारियों की आपकी पहचान करनी है इसमें से। तो आप है देखिएगा, जैसे हेपेटाइटिस है, ये बीमारी कह सकते हैं जल जनित बीमारी है। पोलियो है, ये भी आपकी जल जनित बीमारी हो जाएगी। कोलेरा है, ये भी जल जनित बीमारी हो जाएगी। टाइफाइड है, ये भी जल जनित बीमारी हो जाएगी। लेकिन गलछुआ है, ये वायरस के द्वारा फैलता है, तो ये आपकी कह सकते हैं जल जनित बीमारी नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि HIV नहीं फैलता है, किस वजह से नहीं फैलता है। तो हम कहेंगे इसमें से देखो रक्त आदान से, यानी रक्त का आप अगर किसी को चढ़ाते हैं अपना रक्त, तो निश्चित तौर से HIV हो जाएगा। बाकी यौन संबंध बनाते हो तो इससे भी हो जाएगा। दाढ़ी बनाने वाले जो ब्लेड होता है, यानी जिसे हम शेविंग करते हैं, तो उसे अगर आप यूज करते हैं तो भी हो जाएगा। लेकिन हाथ मिलाने और यानी हाथ मिलाने और साथ खाने से एड्स नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 82 नंबर है, ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा रेगिस्तान के बारे में सही है, वो चीज़ हमें चूज करनी है इन 4 ऑप्शनों में से। आप है देखिएगा, तो जैसे ये गर्म या ठंडी हो सकती है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर दिन में गर्मी अधिक है तो निश्चित तौर से गर्म होंगे, और रात है फिर ठंडी होंगी, यानी गर्म या ठंडी हो सकती है, तो ये बात सही है। रेगिस्तान में अनुकूलित नहीं होते हैं, तो वहाँ पर जो भी जीव जंतु पाए जाएंगे यानी एनिमल्स, वो निश्चित तौर से वहाँ के अनुकूलित ही रहते हैं। जैसे कि वहाँ की वनस्पतियाँ होती हैं, वो कैक्टस, नागफनी, इस प्रकार के प्लांट्स पाए जाते हैं जो वहाँ के अनुकूलित होते हैं। बाकी रेगिस्तान में सदैव दिन रात गर्म होते हैं, तो रात निश्चित नहीं है गर्म हो, वो ठंडी भी रह सकती हैं, तो ये भी गलत है, ये भी गलत था। बाकी है ये मानवीय क्रियाओं से प्रभावित नहीं हो रहे हैं, तो ऐसा कहना गलत है, क्योंकि मानवीय जो भी वनस्पति पाई जा रही है उसे भी समाप्त कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से रेगिस्तान के या मरुस्थल के बारे में सोच सकते हैं कि मरुस्थलीकरण बढ़ेगा ही। तो ये तीनों पॉइंट थे वो संबंधित नहीं थे, ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा, या तो ये गर्म हो सकते हैं या ठंडे। क्वेश्चन नंबर आपका 83 नंबर है, ये कह रहा है कि संयुक्त वन प्रबंधन, जिसे हम बोल सकते हैं JMF, जिसे यानी जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये संबंधित किससे है। तो हम कहेंगे सरकार एवं स्थानीय लोग साथ में कार्य करते हैं, तो यही होता है आपका JFM, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसमें से आपको असुमेलित बताना है, जो इसमें से मेल नहीं हो खा रहा है वो वाला ऑप्शन। जैसे विश्व पर्यावरण दिवस है 5 जून को मनाया जाता है, ये बात सही है। विश्व जैव विविधता दिवस है, वो 24 मई को नहीं मनाया जाता है, वो 22 मई को मनाया जाता है, तो यही सही हो जाएगा। बाकी विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, ये बात सही है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को, ये भी बात सही है। तो गलत था वो 2 नंबर था, बाकी सही ऑप्शन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 85 है, भारत सरकार ने कौन सी अधिसूचना द्वारा उन विकास परियोजनाओं की सूची जारी की है जिसमें EIA स्वीकृति की आवश्यकता होती है। तो ये डेट बतानी थी, तो 26 जनवरी 1998 हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर है EMS किसके लिए होता है। तो हम कहेंगे ये आपका EMS होगा, वो आपका संबंधित हो जाएगा पर्यावरण प्रबंधन तंत्र से, यानी आप कह सकते हैं एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है जो 87 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि नासा द्वारा प्रथम सुदूर संवेदना उपग्रह छोड़ा गया था, वो कौन सा था इसमें से। तो हम कहेंगे लैंडसैट आई था, यानी 1 था बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन में एक पर्यावरणीय लेखा परीक्षा प्राप्त करने में मदद करती है, किसके लिए करती है ये।
तो हम कहेंगे चाहे तो संसाधन अनुकूलन हो या अपशिष्ट में कमी हुई हो या लोक जागरूकता, ये सभी चीज़ हो जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, ये कह रहा है कि भारत के किस विधान के अधीन है पर्यावरण प्रभाव आकलन आवश्यक है। तो हम कहेंगे ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि पर्यावरण प्रभाव आकलन के लिए सबसे अच्छी ज्ञात मैट्रिक्स विधियों में से एक कौन सी होगी। अगर इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो हम कहेंगे लियोपोल्ड मैट्रिक्स होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रणाली को बनाने में सर्वप्रथम कौन सा देश आगे था। तो वो यूएसए था, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 92 है कि जीआईएस किस प्रकार के आंकड़ों को से संबंधित है। तो हम कहेंगे जो स्पाइशियल डाटा होता है ना, यानी स्थानिक विषयक आंकड़े होते हैं, उनसे संबंधित होता है आपका जीआईएस। क्वेश्चन नंबर आपका 93 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि पर्यावरण प्रभाव आकलन के क्षेत्र में ईएसी का संदर्भ क्या होता है। तो ईएसी का संदर्भ होता है एक्सपर्ट एप्रेसल कमेटी, यानी जिसे विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 नंबर है कि सुदूर संवेदना में ऊर्जा का कौन सा स्रोत है जो मुख्यतः काम में लिया जाता था। वो लिया जाता है विद्युत चुम्बकीय वेव्स, यानी तरंगें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये कह रहा है आपसे कि पर्यावरण प्रभाव आकलन जिसे हम बोलेंगे एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, जिसे EIA बोलते हैं, इसके लिए सही क्रम क्या होगा। तो हम कहेंगे पहले तो आपकी इसमें कह सकते हैं पहले तो स्क्रीनिंग होगी, फिर कोपिंग होगी, फिर प्रभाव विश्लेषण होगा, फिर न्यूनीकरण होगा एवं प्रबंधन। ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं पर नीचे कह रहा है नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए EIA प्रक्रिया के परीक्षण की विधियों का चयन कीजिएगा। तो इसमें से कौन कौन सी ये वो चूज करना है। तो आप देखेंगे तो इसमें से चाहे आपका तदर्थ हो यानी एडॉक है, या आवरण हो, ओवरलेयर्स हो, या परीक्षण हो, चेकलिस्ट हो, या मैट्रिक्स हो, और आपका नेटवर्क, ये सभी इंक्लूड हो जाएंगे। तो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है जो है आपका 97 नंबर। इसमें पूछा है कि जो भी जलवायु परिवर्तन पर भारत की पहली राष्ट्रीय कार्य योजना जो NEPCC वर्ष में प्रारंभ की गई थी, तो ये प्रारंभ की गई थी आपकी 2008 में। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि क्योटो प्रोटोकॉल 1997 का उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य था ऐसे कह सकते हैं कि औद्योगिक क्षेत्रों द्वारा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन के अधिकार के बारे में कहा गया है। तो वो अनुच्छेद नंबर 21 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बैसल सम्मेलन संबंधित है। तो बैसल सम्मेलन है वो आपके हानिकारक जो भी अपशिष्ट एवं निस्तारण से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क का सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि ग्रीन हाउस गैसों का स्थिरीकरण करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 कहाँ पर ये आयोजन किया गया था। तो ये किया गया था आपका स्टॉकहोम में। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है नेक्स्ट जो आपका है 103 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है कि राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कितने क्षेत्रीय केंद्र जून 2019 तक स्थापित कर दिए थे। तो वो ये करंट के अकॉर्डिंग पूछा था, तब 15 थे। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, ये कह रहा है मोंट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। तो मोंट्रियल प्रोटोकॉल है वो आपका ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। रियो घोषणा पत्र के 17 सिद्धांत संबंधित हैं, वो किससे संबंधित हैं। तो ये आपके संबंधित हो जाएंगे पर्यावरण प्रभाव आकलन, जिसे हम बोलते हैं एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, जिसे शॉर्ट में EIA बोलते हैं।
तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 नंबर है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण कब स्थापित किया गया था? तो ये राष्ट्रीय हरित कह सकते हैं, इसे शॉर्ट में बोलते हैं हम एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्राइबल, ठीक है, यही बोलते हैं। तो इसे कब स्थापित किया गया था? 2010 में। कौन सा है जो ISO पर्यावरण के ऑडिट प्रोटोकॉल को निर्दिष्ट करता है? तो इसमें पर्टिकुलर हमें बताना था, तो वो ऐसे कह सकते हैं ISO 14001 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 8 है, तापीय प्रदूषण में होता है? तो तापीय प्रदूषण में हम कहेंगे जलाशयों के तापमान में वृद्धि होगी, वातावरण के तापीय प्रदूषण से। तो ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा। बाकी चाहे वातावरण में ताप वृद्धि होगी नहीं, मृदा के तापमान में वृद्धि, ये भी नहीं संबंधित होगा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 है, भारतीय पारिस्थितिकी का जनक कौन माना जाता है? तो आर मिश्रा माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो वो 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? तो राज्य पुष्प तो खिजड़ी है, सॉरी रोहिड़ा है, लेकिन वृक्ष माना जाता है तो वो हो जाएगा आपका खिजड़ी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि राजस्थान में गंभीर रूप से लुप्त प्राय पक्षी कौन सा है इसमें से? तो इसमें से हो जाएगा घोड़ावड़, क्योंकि ये राज्य पक्षी है। इसमें पूछा है सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो वो अरावली पर्वत श्रृंखला हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, खेजड़ली गांव में यानी खेजड़ली गांव जो खेजड़ी के वृक्षों के संरक्षण हेतु बलिदान देने के लिए प्रसिद्ध है, राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो वो जोधपुर जिले में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। हवा की गति मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो वो हम नॉटिकल प्रति मीटर प्रति घंटा नॉटिकल मील प्रति घंटा हम यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका जो नेक्स्ट है, जैसा आप देख पा रहे होंगे, 116 नंबर है। ये पूछा है कि वायुमंडल में वायु के वेग को कौन सा कारक है वो निर्धारित करता है? तो वो वायुमंडलीय प्रेशर करेगा, यानी एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो वायुमंडलीय दबाव होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील राजस्थान की प्रसिद्ध खारी झील है, यानी जिसमें साल्ट पाया जाता है ज़्यादातर? तो वो सावर झील हो जाएगी, जो आपकी अजमेर में स्थित है। और सावर झील ही हो जाएगी, सही है, ठीक है। बाकी जो फतेह सागर है ये उदयपुर की झील है, और आना सागर है ये अजमेर की झील है, फाय सागर ये भी अजमेर की है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। बाकी सभी मीठे पानी की झीलें थी, सावर झील है वो आपकी खारे पानी की झील हो जाएगी। इसमें बताना है कि कौन सा सम्मेलन है जो पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। अगर आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो हम कहेंगे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास सम्मेलन है, वो आपके पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसे देखिएगा कि पारिस्थितिकी स्तर के निचले स्तर से उच्च स्तर की ओर निम्न में से कौन सा अनुक्रम सही है, यानी कौन सा सही है वो बताना है। हम अगर इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो हम कहेंगे पहले आएगी पॉपुलेशन, ठीक है, जिसे समष्टि बोलेंगे, फिर आएगी कम्युनिटी जिसे समुदाय बोलेंगे, फिर उसके बाद इकोसिस्टम पारिस्थितिक तंत्र आएगा, फिर उसके बाद बायोम यानी जीवोम आएगा। ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 है, अकार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करने वाले जीव कहलाते हैं। तो उन्हें हम कीमोलिथो ऑटोट्रॉप बोलेंगे, ठीक है, यानी कीमोलिथो ऑटोट्रॉप बोलेंगे। अगर यहाँ पे ये क्वेश्चन होता कि ये अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थ में चेंज करते हैं, तब इसका राइट आंसर फिर ऑटोट्रॉपस हो जाता है, यानी स्वपोषी। तो इसका तो राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन होगा।